डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये जो गेट के पीवाईक्यूज की सीरीज है, इसमें हम गेट के वो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो स्टेट की एई और जेई की एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अभी हम सब्जेक्ट डील कर रहे हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 2, जिसमें हम वेस्ट वाटर के साथ डील करते हैं। टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे, उसमें गलती से 3 क्वेश्चंस रह गए थे, तो इनिशियली हम उनको करेंगे। उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने अगर ईएससी के पीवाईक्यूज करे हो तो देखे होंगे। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, असेसन और रीजन। इनके बेसिस पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट में दिया है कि आउटगोइंग लार्जर डाया का जो सीवर है, इनकमिंग स्मॉलर डाया का जो सीवर है, उनके क्राउन है वो सेम लेवल पे रखे जाते हैं। इस कंसेप्ट पे आपको ईएससी के पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेट के एग्जाम्स में भी मिलेंगे और गेट में भी, जैसे पूछा गया है। जब 2 डिफरेंट डाया के सीवर्स को कनेक्ट करना होता है तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इनकी क्राउन है वो सेम लेवल पे रहे। तो इससे लार्जर डाया का सीवर है उसका बेस इस वाले बेस से नीचे आ जाएगा। और बेसिक जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये मतलब ये हम करते हैं, ये इसलिए करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आउटगोइंग हाइट जो सीवर है उसकी एचजीएल जो हार्डली ग्रेडियंट लाइन है वो हमेशा इनकमिंग वाले से नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमें तो फ्लो की डायरेक्शन ये रखनी है। अगर इसका एचजीएल ऊपर चला गया, इसका नीचे चला गया, तो फिर फ्लो तो उल्टा हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा सीवर का, जो हम नहीं चाहता किसी भी कंडीशन में। तो इसलिए इस तरीके से ना रखें, यहाँ पर इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं सीवर्स का कि क्राउन्स है वो सेम लेवल पे रहें। सेम लेवल पे इन द सेंस हम उनको मैच करा रहे हैं स्लोप के अलोंग। इस तरीके से हम बेस को मैच नहीं कराएंगे, क्राउन है उसका उस स्लोप के अलोंग जो लाइन है उस पर सेम लेवल पे रखेंगे। और रीजन में दिया है कि इससे बैकिंग अप ऑफ सीवेज हो रहा है, सीवेज का जो इनकमिंग स्मॉल डायगा सीवर है उसमें वापस से जो फ्लो होगा, रिवर्स फ्लो, बैकअप फ्लो, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर की स्टेटमेंट भी ट्रू है और आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 24 भी पिछले के जैसा ही है। एक स्टेटमेंट तो वही दिया है इन्होंने कि मैन होल पे क्राउन ऑफ द आउटगोइंग सीवर शुड नॉट बी हायर देन द क्राउन ऑफ द इनकमिंग सीवर, कि ये इनकमिंग सीवर है या आउटगोइंग सीवर है, तो ये सेम लेवल पे इस तरीके से हम रखते हैं। आउटगोइंग वाले का क्राउन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए इनकमिंग वाले से, बैक फ्लो को रोकने के लिए। आर में दिया है कि लार्जर डाया का इनकमिंग सीवर है, तो उसको हम स्मॉलर डाया के आउटगोइंग सीवर से नहीं करेंगे, नहीं कनेक्ट करेंगे। तो मैन होल अगर कोई है तो हो सकता है वहां से 2 ब्रांच सीवर कनेक्ट होकर एक मैन होल, एक मेन सीवर में सप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आउटफ्लो जिसमें भी है, जो आउटफ्लो का जो भी सीवर है, सीवर लाइन है, उसका डाया ऑब्वियसली हमेशा ग्रेटर ही होगा। जैसे हम अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाते हैं, सीवेज डिस्चार्ज है वो हमारा बढ़ता ही रहता है। तो दोनों असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट तो हैं, बट आर यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है क्राउन कोरोजन जो होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीवर में वो किसके कारण होता है। तो सीवरेज है उसमें सल्फेट्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो उसको सल्फाइड में कन्वर्ट करेंगे, वो फिर कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्म में, और गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होके H2SO4 बनाएगा जो कि एक एसिड है, और उसके कारण कोरोजन होगा। इसको क्राउन कोरोजन इसलिए बोलते हैं जैसे कि ये सीवेज लाइन है, तो ये गैसेज हमेशा लाइट होंगी लिक्विड से, तो ये टॉप पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी, तो ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी और यहाँ पर कोरोजन क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पे आंसर H2S हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर है ये कौन सी यूनिट है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर है ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो फिल्टर वर्ड दिया है ना, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है जिन्होंने ढंग से पढ़ी नहीं है चीजें, और इसलिए इस पे बार बार क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है एग्जामिनर। हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। यहाँ पर ये है एग्रीगेट्स है, कोर्स एग्रीगेट्स के जैसे ही कुछ मटेरियल है जिसको स्प्रेड किया हुआ है, इसके ऊपर ये रोटेटिंग आर्म है जो कि घूमती रहती हैं, और पूरा जो भी आपका यहाँ पे ये जो मटेरियल है इस पे पूरे पे जो वेस्ट वाटर है उसको स्प्रिंकलर करती रहते हैं। अब यहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है, नाम भी ऐसा है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, बट बेसिकली यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर ये जो हमने मटेरियल दिया है ना, यहाँ पे ये इसलिए दिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, जिसको ऑर्गेनिक मैटर को हमें खत्म करना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे चिपक जाते हैं, इसीलिए ये अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है,
उसको ना हटा के ये जो डिजोल्ड वाला है, जो डिजोल्व हो चुका है वेस्ट वाटर के अंदर, वो वाला ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ये कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहली बात तो ये फिल्टर नहीं है। दूसरी बात, ये फिल्टर तो बेसिकली फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो सस्पेंडेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करने के काम में आता है। आपको पता ही होगा कि डिजोल्ड कोई मटेरियल है वो तो फिल्टर में नहीं हटेगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले ही दिया है स्ट्रेनिंग प्रोसेस, जो कि नहीं होगा। आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू रिमूव बीओडी फ्रॉम द सीवेज। तो क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये जो भी वेस्ट वाटर आ रहे हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते रहते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर के कारण ही वाटर में बीओडी है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ये खा लेंगे उतना ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे सीवेज जो है उसकी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि सेप्टिक टैंक क्या है। तो सेप्टिक टैंक एक सीवेज डिस्पोजल और ट्रीटमेंट दोनों का ही सिस्टम है, जिसमें एक टैंक होता है और इसको हमें मतलब साइट पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें सीवेज ट्रीटमेंट की, वहीं पर हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो जो भी सीवेज है वो इसके अंदर जाता रहता है, डिटेंशन टाइम इसका हाई होता है, और इसमें सेडिमेंटेशन भी इसी में, सेटलमेंट भी इसी में होता है, और स्लज का डाइजेशन भी इसी में होता है। तो ये दोनों का कंबाइंड एक यूनिट है। अनएरोबिकली यहाँ पर जो स्लज है वो डाइजेस्ट होता है, और ये ऑन साइट ट्रीटमेंट है। फर्स्ट में एरोबिक लिखा है तो एरोबिक नहीं होता है, क्लोज होता है, टैंक होता है जमीन के अंदर बना हुआ जो चारों तरफ से बंद होता है। तो उसमें कोई ऐसे हम सरप्लस एयर वहां पर सप्लाई नहीं कर रहे हैं कि सफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगा और एरोबिकली वहां पर डिकम्पोजिशन होगा। सी में दिया फिजिकल मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, तो ये तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट का मेथड है, तो यहाँ पर बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर है, इसका रिमूवल कौन से मतलब कौन से ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, जो यूज करते हैं हम डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, क्योंकि बाकी सारे हैं ये बेसिकली फिल्ट्रेशन टेक्निक है, फिल्ट्रेशन के मेथड हैं जो कि सिर्फ सस्पेंडेड को ही हटा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा जो गैस जनरेट होगी अनएरोबिक डाइजेशन में। तो एनारोबिक डाइजेशन यानी एयर की ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो डाइजेशन हो रहा है वहां पर मेजर होगा मीथेन, प्राइमरी तो मीथेन होगी CH4, और इसी के साथ में काफी मेजर पोर्शन CO2 का भी होगा। तो ये दो मेन गैसेस हैं। इसी के साथ में स्मॉल अमाउंट इसमें दूसरी गैसेस भी होंगी, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। है क्या एनारोबिक डाइजेशन? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होता है। ए हो गया आंसर। में दिए है कि एक्सेस नाइट्रेट्स हैं उनकी प्रेजेंस है अगर कहीं रिवर वाटर में, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है? तो ये इंडिकेट कर रही है कि वहां पर सीवेज का कुछ पोल्यूट हुआ है, सीवेज किसी ने डाला है रिवर के अंदर। यहाँ पर नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये भी हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो पोल्यूशन हुआ उसके रिगार्डिंग। अगर वहां पर फ्री अमोनिया है तो यानी रिसेंटली ही कुछ सीवेज वहां पर डाला गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ही है अभी ऑर्गेनिक मैटर का। एल्बुमिनोइड नाइट्रोजन है, ये रिप्रेजेंट करता है वो नाइट्रोजन जो कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ उससे पहले से जो थी। नाइट्राइट्स होते हैं, ये पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, और ये फर्दर डिकम्पोजिशन मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है नाइट्राइट्स का, तो नाइट्रेट्स बनते हैं। ये फुली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। तो किस स्टेज में है हम उससे आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि रिसेंट पॉल्यूशन है या काफी पहले का है। बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि यहाँ पर जो पिक्चर में डायग्राम में दिया गया है इसमें कौन सा एरिएटेड लगून की हेल्प से जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं उसके फ्लो चार्ट को, उसके सिस्टमेटिक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो एरिएटेड लगून्स की अगर हम बात करें तो वहां पर रिसर्कुलेशन नहीं होता है, रिसर्कुलेशन कराते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। तो जहां पर भी ये रिसर्कुलेशन आ रहा है कि यहाँ से आया और हमने इसको वापस से अंदर डाला, तो ये वाले ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो एरिएटेड लगून जो है ये तभी वर्क करता है जब इसमें पहले से सेटलमेंट करवाया हुआ है हमने, उसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है वो दिया हुआ है। तो इन दोनों में अगर बात करें तो फिर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लिखी है इनकी बात करें तो बी है बाररेक्स, जिनको हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो बड़े-बड़े फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले सेडिमेंटेशन टैंक देंगे, उसके बाद एरिएटेड लगून्स देंगे। होते क्या हैं एरिएटेड लगून्स? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है ये, जिसमें एक पॉन्ड होता है और उसमें आर्टिफिशियली हम एरिएशन करते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि सीवेज ट्रीटमेंट है ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, तो उसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है? तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स होते हैं, ये नेचुरल जो आपके पॉन्ड होते हैं वैसा ही होता है, कम डेप्थ का होता है, एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली एरिया डेप्थ कम है तो एरिया हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, ये जैसे है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, अब इसमें ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से एयर मिल रही है, इसके अंदर एल्गी भी है। एल्गी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ये भी एक प्लांट के जैसे ही है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो सेम यही चीज एल्गी करती है। और जो हमारा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर जो जो बैक्टीरिया हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाता है एल्गी से। तो एल्गी और जो बैक्टीरिया हैं वो एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में होते हैं, यहाँ पर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि कभी-कभी सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? तो क्लोरीन को जब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे स्लज है उसकी बल्किंग हो रही है। बल्किंग हो रही है स्लज की, यानी स्लज की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सेटल नहीं हो रहा है इज़िली। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है और इनका जो सरफेस एरिया होता है, जो फ्लोक बनता है इनकी प्रेजेंस में, उसका एरिया ज़्यादा होता है और वो लाइट होता है, तो इसके कारण वो सेटल नहीं होते हैं इजीली। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम इसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस के क्रिटिकल फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? तो एक तो है मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक लोडिंग, कि डेली बेसिस पे कितनी हम ऑर्गेनिक लोडिंग करेंगे, जो कि डिपेंड करेगा क्लाइमेट कंडीशंस पे कि किस रेट से डिकम्पोजिशन हो रहा है। और दूसरा है मैक्सिमम आर्ली फ्लो रेट, यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि कौन सा यूनिट ऐसा है जिसमें सेडिमेंटेशन भी होता है और डाइजेशन प्रोसेस भी होता है साइमल्टेनियसली। तो इम्होफ टैंक ऐसा है जो कि हम कह सकते हैं कि सेप्टिक टैंक का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। सेप्टिक टैंक में तो हम एक ही चेंबर रखते हैं, उसी में सेटलमेंट हो रहा है, उसी में डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही अलग हो जाता है कि ये सेटलमेंट के लिए बना दिया। अब यहाँ पर जो भी सेटल हो रहा है वो नीचे पास कर जाएगा, नीचे पास होके ये अब डाइजेशन वाला चेंबर हो गया, ये डाइजेशन वाला चेंबर हो गया और ये वाला जो चेंबर है ये सेटलमेंट के लिए है। तो ये होता है इम्होफ कोन, इम्होफ टैंक बोलते हैं इसको, कोन की शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है ट्रिकलिंग फिल्टर है, ये क्या रिमूव करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर है ये जो डिजॉल्व्ड मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको रिमूव करने के काम में आता है। सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि सेटलिंग टेस्ट किया गया एक सैंपल पे, एरिएशन टैंक में जो लिकर था एएसपी में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, उसका एमएलएसएस ये था 1 लीटर उसमें से हमने लिया और उसको सेटल करवाया और सेटल करने पर हमें वॉल्यूम मिला 200 ml का, जो सेटल्ड वाला स्लज था उसका। तो ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला आपको हर एमसीक्यू बुक में मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत नहीं है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स है ना, वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे दैट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ये आपको दिया है कि ये जो लीकर है इसका आपने लिया 1 लीटर और कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2800 मिलीग्राम पर लीटर। इसको तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, 2.8 ग्राम पर लीटर कह सकते हैं। यानी ये सैंपल लिया हमने 1 लीटर का वॉल्यूम लिया है हमने, इसमें इसमें सॉलिड्स भी थे, इसमें वाटर भी था। तो 1 लीटर का ये जो वॉल्यूम लिया, इसमें सॉलिड्स कितना है 2.8 ग्राम। ये कंसंट्रेशन बता रही है हमें ये चीज कि 1 लीटर हमने जो सैंपल लिया उसमें 2.8 ग्राम सॉलिड्स थे। उसको हमने क्या किया कि इसमें इसको ना यहाँ पे सेटल होने दिया, इसको फिल किया हुआ था पहले ऐसे था, धीरे धीरे जो सॉलिड्स थे वो नीचे सेटल हो गए।
अब सेटल हुए हुए यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसका वो 200 ml है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है कि 1 ग्राम सॉलिड्स होते हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो 200 ml यहाँ पर मिल रहा है 28 ग्राम का, यानी 28 ग्राम सॉलिड्स स्पेस चाहिए इनको 200 ml। 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा 200 डिवाइडेड बाई 2.8, सोल्व करोगे तो 71.4 आ जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, इनमें से जो ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो किसका इनहेरेंट डिसएडवांटेज है। एक ऑर्डर, पॉन्डिंग, फ्लाई न्यूसेंस यानी मक्खियां वगैरह हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा, जहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं वहां पर, तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर का डिसएडवांटेज है। हमने फोटो देखी थी एक फर्स्ट क्वेश्चन में कि बहुत सारा एक ग्रेनुल मटेरियल हमने जैसे डाला होता है, उसके ऊपर फिर हम स्प्रिंकलर करते हैं वाटर को, तो वहां पर पॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर फ्लाइंग न्यूसेंस, ये सारे इश्यूज होते हैं। और इसी के अलावा ट्रिकलिंग फिल्टर की और डिसएडवांटेज है कि बैड लोड्स हैं इस फिल्टर्स के थ्रू, वो बैड सॉरी यहाँ पे हेड लॉस है बेसिकली। हेड लॉस जो होगा ना वो काफी हाई होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होगी, रो सीवेज को हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है फ्लाई न्यूसेंस एंड ऑर्डर, तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं उनमें लार्जेस्ट लैंड रिक्वायरमेंट किसके लिए होगा। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा लैंड रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डेप्थ कम रखनी होती है। हम यहाँ पर वो जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करा रहे हैं एरोबिकली, तो यहाँ पर अगर हमने डेप्थ ज्यादा कर दी तो फिर ये प्रोसेस एरोबिक ना हो के अनएरोबिक हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी डेप्थ है वो काफी कम रखनी होती है, डेप्थ कम रखनी है तो ऑब्वियसली फिर हमें एरिया ज्यादा देना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन डिच है, इसमें एक बहुत ही कम डेप्थ का चैनल सा होता है जिसमें कंटिन्यूअसली वाटर है वो फ्लो होता रहता है, तो इसमें मूवमेंट काफी ज्यादा होती है तो एरिएशन अच्छे से हो जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर हम पढ़ ही चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, तो डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये 157.5 केजी पर डे आ रहा है, जिसमें से 50% प्राइमरी सेटलमेंट में रिमूव हो रहा है। प्राइमरी सेटलमेंट में दिया है कि 50% सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो रहे हैं, तो हम मानेंगे कि वोलेटाइल जितने हैं उनका भी 50% रिमूव हो जाएगा। तो 157.5 इंटू 0.5, इतना तो आपको VSS ये वाला डिकम्पोज कराना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको ये भी दिया है कि 0.4 ग्राम VSS प्रोड्यूस हो रहे हैं पर ग्राम BOD अप्लाइड। तो जितना BOD आ रहा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, उसका भी 0.4 ग्राम पर 0.4 ग्राम VSS पर ग्राम ऑफ BOD भी आपको कैलकुलेट करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी स्पेस की थोड़ी दिक्कत हो रही है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं डेटा को ले लेती हूँ इधर से कॉपी पेस्ट। BOD आपका इनिशियली है 190 मिलीग्राम पर लीटर, इसको ग्राम में लिख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी ये आपको ग्राम के में ही दिया है। तो ये 0.19 ग्राम पर लीटर हम कह सकते हैं। ये यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है ये दिया है आपको, या डिस्चार्ज जो दिया है वो दिया 1000 मीटर क्यूब पर डे। तो पर डे कितना BOD है वो आ रहा है प्लांट में, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले लीटर को मीटर क्यूब में। तो 10⁻³ आ गया, इनटू यहाँ पर आ गया 1000, तो ये आपका आ गया ग्राम पर डे में आपका BOD, डेली जो आ रहा है वो BOD कह सकते हो। तो ये आ गया 0.19 इंटू 10⁻⁶, ये ग्राम पर डे है। अब यहाँ पर दिया है कि 30% रिमूवल हो रहा है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, तो कितना बचेगा, इसका 0.7 टाइम्स ही बचेगा। 0.7 इंटू 0.19 इंटू 10⁻⁶ ग्राम पर डे। अब 1 ग्राम है वो 0.4 ग्राम VSS प्रोड्यूस कर रहा है, तो इतना ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7 इंटू 0.19 इंटू 0.4, ये ग्राम पर डे है, तो हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10⁻³ मल्टीप्लाई में बचेगा और ये केजी पर डे में आ जाएगा। तो इतना तो ये आ रहा है, प्लस पहले वाला जो था VSS के कारण, और इतना VSS एक्स्ट्रा आ गया BOD के कारण। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है प्लस 0.4133 आएगा, और इसको सम करोगे आप, एक्चुअली आंसर तो आएगा कैलकुलेट करने पे वो 131.95 कुछ आएगा, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ए ही है, तो यही आंसर हो जाएगा फिर।
क्वेश्चन 41 भी पिछले की कंटिन्यूटी में ही है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि जो स्लज है उसको डिस्पोज करने के लिए एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। दिया है कि एक दिन में 1 हेक्टेयर में 2 मीटर क्यूब जो स्लज है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वीएसएस रिड्यूस हो रहा है 50% और डाइजेस्टेड स्लज में कंसंट्रेशन है वो 6% है, यानी 65.975 के नहीं 131 पिछले में आया था ना हमारा 131.95 केजी पर डे हमारा आ रहा था वीएसएस। इसमें से अब हाफ है वो तो डाइजेस्ट हो चुका है, हाफ वॉल्यूम हमारे पास बच रहा है। अब डाइजेस्टेड स्लज का कंसंट्रेशन दिया है 6%, यानी 6 केजी सॉलिड्स हैं तो 100 केजी टोटल स्लज होगा। अगर 1 केजी सॉलिड्स हैं तो वीएसएस है तो टोटल स्लज होगा 100 डिवाइडेड बाय 6 और हमारे सॉलिड्स बच रहे हैं, जो वीएसएस बच रहा है 65.975, तो 65.975 को इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1100 केजी हमारा आ गया स्लज। 1100 केजी स्लज है और हमें ये भी दिया गया है कि स्लज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, यानी जो वाटर की मास डेंसिटी है वही स्लज की है। वाटर की मास डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इतना स्लज का मास है मेरे पास तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डेंसिटी। यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा 1.1 मीटर क्यूब। अब 1.1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को डिस्पोज करने के लिए कितना एरिया आपको चाहिए? 2 मीटर क्यूब के लिए चाहिए, यहाँ लिख देती हूँ, 2 मीटर क्यूब के लिए चाहिए 1 के लिए चाहिए 1/2 और 1.1 के लिए चाहिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1.1 और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा। ये है कि यहाँ पर कुछ डेटा आपको दिया गया है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, जो रिटर्न स्लज है उस पर हमने कुछ एनालिसिस किया, उसका डेटा दिया है। बट यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर है आपका वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपोरेट हो जाएगा और वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। तो 75 ml वेल मिक्स्ड सैंपल आपने लिया, उसको आपने हीट किया 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपका मास था और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मास था वो ये बचा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम में जो रिडक्शन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ऑर्गेनिक मैटर है वो 104 से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इवोपोरेट हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर का मास कितना था आपके 75 ml सैंपल में। तो ऑर्गेनिक मैटर हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 65.02 माइनस 63.145। डिफरेंस निकालोगे तो 1.875 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट ग्राम दी है तो इसकी भी ग्राम हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन द रिटर्न स्लज। वॉल्यूम आपको दिया था 75 ml था, मास आपने निकाल लिया ऑर्गेनिक मैटर का 1.875 ग्राम है, तो आप निकाल सकते हो कंसंट्रेशन 1875 अपॉन 75। ये आया है आपका ग्राम पर ml में। यहाँ पर आपको जो आंसर्स दिए हैं वो मिलीग्राम पर लीटर में दिए हैं, तो ग्राम को तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1.875 डिवाइडेड बाई 75, ग्राम को कन्वर्ट किया मिलीग्राम में 10⁻3। ये डिवाइड में ml आ रहा है, इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.875 अपॉन 75 इंटू 10⁻6। इसको आप सोल्व करोगे तो बी आ जाएगा आंसर। स्ट्रीम में दिया है कि बल्किंग ऑफ स्लज है वो कब बनता है, कब ये सिचुएशन अकर होती है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो स्लज है उसको सेटल नहीं होने देते हैं और इसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ स्लज। और ये बनते किसके कारण है? फिलामेंटियस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके ये तीनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। अगर लो न्यूट्रिएंट कंटेंट है तो भी ये बनेंगे, हाई स्लज एज है या फिर एफएम रेशियो है वो कम है, मतलब फूड है वो हमारे पास कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि F/M रेशियो अगर 3 से कम आ गया है तो फिलामेंटियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बनेंगे। फूड यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मैटर है ऑब्वियसली और M रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि एरोबिक एनवायरनमेंट में नाइट्रोसोमन्स होते हैं, ये किसको कन्वर्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं?
तो नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है, एक एरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें कि स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया है, ये नाइट्राइट और ऐसे दूसरी टर्म्स में कन्वर्ट होता है, दूसरी फॉर्म्स में। नाइट्रोसोमन्स है, ये क्या करेंगे, NH3 को NO2 में कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्रोबैक्टर है जो कन्वर्ट करेंगे NO2 को NO3 में। तो दोनों का ही आपको याद रखना है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें डिफरेंट टर्म्स दिए हैं स्लज के रिगार्डिंग और इनको मैच करना है। थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। कंडीशनिंग ऑफ स्लज क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल्स या कोई दूसरे मीन्स से हम स्लज का डिवाटरिंग प्रोसेस करते हैं। स्लज थिकनिंग क्या प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम जो हमारे पास स्लज है उसमें वाटर का रिडक्शन करते हैं, एक्सेस वाटर का, और जो टोटल वॉल्यूम है स्लज का उसको रिड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली वाटर को अगर हम निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे, तो टोटल हमारा वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्लज की थिकनिंग हो जाएगी। स्लज स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ये काइंड ऑफ स्लज डाइजेशन ही है जिसमें इजीली डिग्रेडेबल कंपाउंड्स हैं जो स्लज में, उनको रिड्यूस करते हैं, और अनस्टेबल कंपाउंड है, वाटर कंटेंट है, उनको भी रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर थिकनिंग ऑफ स्लज का हो जाएगा 4, सेपरेशन ऑफ वाटर बाय फ्लोटेशन और ग्रेविटी। ये जो स्लज थिकनिंग करते हैं इसमें भी वाटर रिडक्शन कर रहे हैं, कंडीशनिंग में भी कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनिंग में केमिकल कुछ प्रोसीजर्स कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ग्रेविटी से सिंपल जैसे सेटल करवा दिया स्लज को, एक्सेस वाटर है उसको निकाल दिया बाहर, या फिर फ्लोटेशन से कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन का हो जाएगा यहाँ पर 3, डाइजेशन ऑफ स्लज। कंडीशनिंग ऑफ स्लज का हो जाएगा सेपरेशन ऑफ वाटर बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट, और रिडक्शन ऑफ स्लज का आ जाएगा 1, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। सी होगा करेक्ट आंसर। 46 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें दिया है कि कंप्लीटली मिक्स्ड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, वो हम यूज कर रहे हैं ट्रीट करने के लिए 1 मिलियन लीटर पर डे का वेस्ट वाटर, जिसका बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। बायोमास कंसंट्रेशन है एरिएशन टैंक में 2000 मिलीग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ नेट बायोमास लिविंग द सिस्टम है 50 मिलीग्राम पर लीटर, और एरिएशन टैंक है वो 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है। आपसे यहाँ पर पूछा गया हार्डलिक रिटेंशन टाइम। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं वाटर ट्रीटमेंट में भी, वेस्ट वाटर में भी। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपको निकालना है टाइम, तो वॉल्यूम को आप क्यू से डिवाइड करेंगे, ये होगा मीटर क्यूब में, इसका होगा मीटर क्यूब पर आर, डे, सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप वी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा आपको रिटेंशन टाइम। तो यहाँ पर वी आपका है वॉल्यूम 200, और क्यू आपका दिया गया 1 मिलियन लीटर पर डे, तो हम वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 मिलियन लीटर पर डे, तो 1 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पर इसको आप ये डे में आ रहा है और आपका आंसर है आर में है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये 10⁻⁶ लीटर पर डे है, तो डे को आप आर में कन्वर्ट करोगे, नीचे आ रहा है डे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2.4 इंटू 2 आएगा, 4.8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्लीटली मिक्स्ड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो पिछले क्वेश्चन में डेटा देखा वो ही है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बायोमास है वो कितने टाइम सिस्टम में स्टे करता है, रुकता है, और इसी को हम स्लज एज भी बोलते हैं। पीछे के क्वेश्चंस में हमने एक जगह देखा था कि स्लज एज ज्यादा होने पे स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज निकालते कैसे हैं हम, कितना टाइम बायोमास सिस्टम में टिकता है, यही उसकी एज है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है हमारा डिवाइडेड बाय जो बाहर निकल रहा है बायोमास, वो किस रेट से निकल रहा है। तो टोटल अंदर बायोमास कितना है, वॉल्यूम तो है 200, मीटर क्यूब है तो हम लीटर में रख लेते हैं इसको, और ये कंसंट्रेशन है, तो कितना टोटल मिलीग्राम हमारे पास बायोमास है सिस्टम में, ये रेशन टैंक में इतना मिलीग्राम बायोमास है हमारे पास। और बायोमास बाहर किस रेट से निकल रहा है, जिस रेट से इनफ्लो हो रहा है उसी रेट से आउटफ्लो होगा। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है 10⁻⁶ मिलियन लीटर पर डे, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ मिलियन लीटर
डे का हम 24 कर देंगे तो मिलियन ये लीटर पर आवर में आ जाएगा, मिलियन लीटर पर आवर। कंसंट्रेशन आपको आउटफ्लो की दी गई है 50 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 50 मिलीग्राम बायोमास है। कितना बायोमास एग्जिट कर रहा है? 50 इंटू 10⁶ अपॉन 24, इतना मिलीग्राम पर आवर बायोमास है वो एग्जिट कर रहा है सिस्टम से, जो एरेशन टैंक है उससे। तो अब आप निकाल सकते हो इतना तो टोटल है, और 1 आवर में इतना एग्जिट कर रहा है, तो टोटल कितने घंटे बायोमास रुक रहा है सिस्टम में? 200 इंटू 10⁻³ इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 24। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आर में करोगे तो 8 इंटू 24 आएगा, और अगर डेज में ही पूछा गया है यहाँ पर तो ये 8 डेज हो जाएगा। जैसे कि ये 24 को अगर हम हटा दें तो अब ये डेज में हो गया है। इसको हम फर्दर अगर सोल्व करते हैं तो ये आएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और अंदर आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 8 डेज हो गया। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आवर्स में, डेज में आएगा आपका आंसर, 8 डेज हो जाएगा। यह है कि दो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट कौन से हैं यहाँ पर, जो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसमें प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट में दिया प्लास्टिक एंड वुड, कॉमन सेंस का सा क्वेश्चन, आपको पता है प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कार्डबोर्ड बायोडिग्रेडेबल है बट ग्लास नहीं है। लेदर एंड टिन कैंस तो ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे, आपको पता ही है। फूड वेस्ट एंड गार्डन ट्रिमिंग, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। और ये सेम क्वेश्चन काफी ज्यादा स्टेट के एग्जाम्स में आपको दिखेगा, रिपीट होता है बहुत फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है यहाँ पर दो लिस्ट और इनको मैच करना है। बेसिकली ट्रीटमेंट है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिट प्रोसेस, एक होता है यूनिट ऑपरेशन। याद रखने का मैं आपको हिंट भी बता देती हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं होता क्या है। यूनिट ऑपरेशन है उसमें ओनली फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। और इसका उल्टा होता है यूनिट प्रोसेस में, जिसमें कि केमिकल चेंजेस ही होते हैं, फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो आपको याद ऐसे रखना है कि जहां पर सी आ रहा है वो केमिकल चेंजेस होंगे वहां पर। तो प्रोसेस में सी आ रहा है, ये केमिकल वाला हुआ, और ऑपरेशन वाला ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल चेंज वाला हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हम जो भी सॉलिड मटेरियल हैं वो सस्पेंडेड हैं या सेटलेबल हैं, जो उन सबको रिमूव करते हैं, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो भी डिजोल्ड है, जो सोल्वेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम रिमूव करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रिकलिंग फिल्टर में हम डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं। तो बी का यहाँ पे 3 हो गया। सी है, इसका हो जाएगा 1, यूनिट ऑपरेशन फिजिकल चेंजेस और यूनिट ऑपरेशन केमिकल रिएक्शंस, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिए है कि एक एरोबिक रिएक्टर है जिसमें कि फ्लो रेट है वो 500 मीटर क्यूब पर डे है। सीओडी है, जो इनफ्लो है उसका 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और एफ्लुएंट है जो आउटफ्लो है उसका सीवेज है 400 मिलीग्राम पर लीटर। वेस्ट वाटर कंटेंट्स है उसमें 80% बायोडिग्रेडेबल है, यानी सीओडी का 80% आपका बीओडी होगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया है डेली वॉल्यूम ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है सबसे पहले कि 2000 तो इनफ्लो है और 400 आउटफ्लो है, तो रिमूव कितना हो रहा है, इतना। अब रिमूव क्या हो रहा है, टोटल सीओडी रिमूव नहीं हो रहा है, ओनली बायोडिग्रेडेबल है वो ही रिमूव हो रहा है, तो इतना रिमूव हो रहा है। अब ये मिलीग्राम पर लीटर में आ रहा है, तो इसको इनफ्लो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको बीओडी रिमूवल चाहिए मिलीग्राम पर डे में। तो ये यहाँ पर आपका यहाँ पर तक ये यूनिट है, ये आपका है मिलीग्राम लीटर की, और क्यू आपको दिया गया है मीटर क्यूब पर डे में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 500 इंटू 10⁻³ लीटर पर डे, सॉरी। तो इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 इंटू 10⁻³, ये आ गया आपका बीओडी। इसको आप ये मिलीग्राम में है, कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁶ से डिवाइड करोगे जब केजी में कन्वर्ट करना होगा तो ये आपका आंसर आएगा 650 केजी। आंसर क्या, सॉरी, ये आपका बीओडी जो रिमूव हो रहा है 640 केजी आएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि 1 केजी अगर बीओडी रिमूव होता है तो 0.35 मीटर क्यूब है वो मीथेन फॉर्म होती है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो 640 केजी में कितना मीथेन बनेगा, 640 इंटू 0.35, तो आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा।
ये है कि जो डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, वो कौन सा होता है? तो एक तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपको पता है कि एरोबिक डिकम्पोजिशन का सिस्टम है, तो बैक्टीरिया होंगे वो एरोबिक वाले होंगे। दूसरा हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो हेटरोट्रॉफ्स है वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज जो प्रोसेस है हमारा उसमें, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि टीकेएन जो है टोटल कैल्डहाइड नाइट्रोजन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखना है आपको, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया जो है टोटल सीवेज में, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि यहाँ पर दो ग्रुप दिए गए हैं, इनको मैच करना है। तो हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, इसमें एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है, तो पी का 3 होगा। तो इतने में क्वेश्चन तो हो गया आपका, अगर ये ऑप्शन ही आपको क्लियर है तो। बाकी ऑप्शंस को देखें तो राइजिंग ऑफ स्लज है, ये डीनाइट्रीफायर्स होगा इसका। कन्वेंशनल नाइट्रिफिकेशन है, इसका होगा ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन रिमूवल है, इसका होगा नाइट्रीफाइड एंड डीनाइट्रीफायर्स। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिग्रेडेशन में, डिकम्पोजिशन में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में होती हैं। तो ये हेट्रोट्रोप्स होती हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में अगेन दो कॉलम है और इनको मैच करना है। पॉन्डिंग का इश्यू होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में। क्यू का आपका फर्स्ट हो गया, दो ऑप्शन बचे। कोगुलेशन है, इसमें कोगुलेंट का क्या रोल होता है कि चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो पार्टिकल्स पर पहले इकट्ठे नहीं हो रहे थे, पास पास नहीं आ रहे थे, वो पास पास आ जाते हैं। तो कोगुलेंस का यहाँ पर होगा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तो आर का होगा फोर्थ, तो यहाँ पर आपका आ गया डी है वो आंसर आ गया। पी जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट एक लेक्चर और होगा एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन का, उसके बाद एनवायरमेंट पार्ट 2 गेट पीवाईक्यूज है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।